हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। एंड आई होप आपने इसके कंसेप्ट वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तभी आप ये क्वेश्चंस को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से और सारे के सारे कंसेप्ट यूटिलाइज होते हुए फील कर पाएंगे। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। बोला गया है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0,1। लेट द इवेंट्स E1 एंड E2 बी गिवन बाय। E1 इवेंट है इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? S ऑफ 3x3 मैट्रिसेस, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। तो वो वाली मैट्रिसेस जो 3x3 हो विद एंट्री 0,1 और उनका डिटर्मिनेंट हो 0, ठीक है, वो है हमारा E1 इवेंट। E2 इवेंट क्या है? A बिलोंग्स टू S सच दैट सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A इज 7। तो जितने भी एंट्रीज हम करेंगे 0 और 1 को यूज करके, तो उनका समेशन कितना आना चाहिए? 7, ठीक है। तो उसके बाद हमसे पूछा गया है इफ अ मैट्रिक्स इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम S, तो S में से एक भी मैट्रिक्स चूज कर ली गई, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 इक्वल्स, तो कितना वैल्यू आएगा? तो इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। E1 गिवन E2, इसका वैल्यू कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आई होप आपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़ा होगा, उसका भी यहाँ पर यूज हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा ही है, सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वहाँ से हम प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर पता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो E2 इवेंट ये वाला है कि उसमें जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनका समेशन जो है जितने भी एंट्रीज है वो सम 7 आना चाहिए। तो कितना आएगा वैल्यू? चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 है ना, कितना होगा? तो जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन E2, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2, क्योंकि सैंपल स्पेस तो दोनों का सेम ही है, तो वहां से सैंपल स्पेस कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 का मीनिंग है कि वो सारे मैट्रिसेस, है ना, जिसमें एंट्रीज 7 हो, ठीक है। अब आपको पता है कि 3x3 की मैट्रिक्स कैसी दिखती है? कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है, जहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ठीक है। जो स्टूडेंट 11th क्लास के हैं तो आप जान लो कि 12th क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें हम एंट्रीज कर सकते हैं 0 और 1 की। तो समेशन हमारा 7 आ जाए उसके लिए क्या करना होगा? मीन्स 7 प्लेसेस पर हमें 1 1 1 पुट करना होगा और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमें 0 0 मीन्स 2 टाइम्स 0 और 7 टाइम्स हमें 1 1 पुट करना होगा, ठीक है। तो हम 7 प्लेसेस चूज करेंगे जहां पर 1 पुट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 9C2 या फिर 9C7 कर लेंगे, उतने ही हमारे मैट्रिसेस बनेंगे, जितने जितने हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ हम 1 इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, उन प्लेसेस पे कि 7 प्लेसेस पे 1 आ जाए, ठीक है। तो 9C7 का वैल्यू कितना होगा? या 9C2 भी लिख सकते हैं इसको। 2 क्यों लिख रहे हैं? NCR इक्वल्स टू NC-N-R, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी। और ऐसे भी देख सकते हो कि या तो हम 7 प्लेसेस पे 1 पुट कर दे या फिर अदर 2 प्लेसेस पे 0 0 पुट कर दे, ठीक है। तो 9 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस हम 0 के लिए चूज कर ले, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 × 8 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स विच इज 36। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं ऊपर वाले की। तो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2,
ये कितना होगा? तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें क्या दी हुई है। तो E2 इवेंट तो हमें क्लियर है कि भाई सारे के सारे जो प्लेसेस पे एंट्रीज हैं वो हमारा 7 आना चाहिए सम। और E1 इवेंट में है कि भाई जो वो मैट्रिक्स बनी, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है? मीन्स ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। मीन्स उनका जो एंट्रीज का सम है वो 7 भी होना चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट 0 भी होना चाहिए, ठीक है। तो एंट्रीज 7 होने के लिए तो हमें पता ही है 1 1 1 7 प्लेसेस पे डालेंगे और डिटर्मिनेंट 0 हो मीन्स जो हमारी 2 प्लेसेस पे 0 है उसके साथ हमें कुछ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो 0 कब हो सकता है डिटर्मिनेंट, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है 1 1 1, है ना, 1 1 1 और ये है 0 0 1, ठीक है। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो वो आएगा 0। क्यों? क्योंकि इसके जो 2 रोज है वो उसमें 1 1 1 है, ठीक है। दोनों में जब दोनों की दोनों रो या फिर दोनों की दोनों कॉलम सेम हो जाए, है ना, सेम एंट्रीज हो उनके अंदर, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाता है? 0, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 0। तो हमें इस तरीके से वैल्यू, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इस तरीके से अरेंजमेंट करने हैं कि जो E1 इंटरसेक्शन E2 है उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। क्या? या तो बोथ 0, ठीक है, बोथ 0 अपीयर इन रो और कॉलम, ठीक है, या तो वो रो के अंदर आए या फिर कॉलम के अंदर आए। मतलब अगर एक रो में आ गई जैसे यहाँ पर, तो अदर 2 रोज में 1 1 1 आना ही होगा, ठीक है, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। या फिर किसी भी एक कॉलम में, ठीक है, या फिर इसमें आ जाए तब भी हमारे अदर एंट्रीज, अदर कॉलम्स 1 1 1 शो करेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट का? 0। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2 जीरोस को हमें प्लेस करना है इस तरीके से, या तो वो रो में अपीयर हो या फिर कॉलम में। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि एक 0 यहाँ पर है, एक 0 सपोज इस जगह पर है, तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का नॉलेज थोड़ा सा होना जरूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, या तो हमें रो के लिए चाहिए, है ना, दोनों के दोनों 0 रो में अपीयर हो, तो क्या करेंगे, 3 रोज है हमारे पास, तो 3 में से हम एक रो को चूज करेंगे 3C1, और उस एक रो में हमारे पास 3 एंट्रीज है, ठीक है। जैसे हमने 3 में से एक रो को चूज किया और उसके बाद उसमें 3 एंट्रीज हैं, उन 3 एंट्रीज में से हमें 2 एंट्रीज में 0 पुट करना है, ठीक है। तो उन 2 एंट्रीज को हम 2 प्लेसेस को चूज करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि कॉलम में पुट कर देंगे जीरोस, ठीक है। तो 3 कॉलम में से हमें एक कॉलम चूज करना होगा और उस एक कॉलम में 3 एंट्रीज है ना, 3 प्लेसेस हैं, उसमें से 2 प्लेस को चूज करेंगे, तो हम उसमें 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कितना वैल्यू आया है। 3C1 कितना होता है? 3। 3C2 कितना होता है? इसको भी लिख सकते हैं 3C1, तो ये भी 3 3, तो 3 × 3 9, और ये भी आप देखोगे तो सेम ही है, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा कितना बन रहा है? 18, और डिनोमिनेटर कितना बन रहा है? 36, तो ये आ जाएगा 1/2, और इसको लिख सकते हैं 0.5, तो 0.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 0.5। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जो एक मैचिंग प्रॉब्लम है और जो जेईई एडवांस 2022 में पूछा गया है। तो एडवांस के पेपर में आपसे मैचिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं क्या बोला गया है। 2 players P1 and P2 play a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair die once, where the 6 faces of the die have 6 distinct numbers. तो यहाँ पर हर एक प्लेयर हर एक राउंड में एक एक बार डाई को थ्रो कर रहा है, और ऐसा तो बोला नहीं है कि 1 to 6 वहां पर नंबर्स आएंगे, बट यहाँ पर बोला गया 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बोला है कि 1 to 6 नहीं हो सकते, तो हम वही सिंपल मान के चलेंगे कि डाई पे 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सब नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स। अब बात करते हैं आगे। लेट x and y denote the readings on the die rolled by P1 and P2 respectively. तो अगर जो P1 है उसने डाई थ्रो किया तो उस पर कुछ नंबर आएगा, सपोज 3 है ना, तो उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, और जब P2 ने थ्रो किया डाइस को
तो वहां पर सपोज 5 नंबर अपीयर हुआ तो उसको बोल रहे हैं हम y, है ना। P2 ने जो भी थ्रो किया उस पे जो नंबर आया उसको y। इफ x ग्रेटर देन y मीन्स जो P1 ने थ्रो किया डाई वो नंबर ज्यादा है जो अपीयर हुआ, देन जो P2 ने थ्रो किया डाई उस पे जो नंबर अपीयर हुआ अगर P1 वाले का ज्यादा है, देन P1 स्कोर्स 5 पॉइंट्स एंड P2 स्कोर्स 0 पॉइंट। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो P1 है वो 5 पॉइंट स्कोर करेगा और P2 0 पॉइंट स्कोर करेगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से मान लेता हूं कि जब x ग्रेटर देन y है मीन्स P1 का नंबर ज्यादा है देन P2, तो जो P1 है वो जीत गया है और उसको मिले हैं 5 पॉइंट्स और P2 हार गया है तो उसको मिले हैं 0 पॉइंट, ठीक है। तो विनिंग और लूजिंग में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है x इक्वल टू वाई मीन्स दोनों का नंबर अगर इक्वल है तब क्या है, ईच प्लेयर स्कोर्स 2 पॉइंट्स, तो दोनों के पास 2 पॉइंट्स जाते हैं। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ड्रॉ हो गया है, ठीक है, दोनों का सेम नंबर आ गया, होता है ऐसा, तो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा और स्कोर 2 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, जैसे टाई हो जाता है मैच क्रिकेट में। इफ x लेस देन y then P1 scores 0 point and P2 scores 5 points। x less than y means P2 का स्कोर ज्यादा है P1 का कम है तो P1 हार गया, दैट मीन्स उसको मिलेंगे 0 पॉइंट और P2 को मिलेंगे 5 पॉइंट्स, तो P2 यहां पर जीत गया, ठीक है। लेट xi एंड yi बी द टोटल स्कोर्स ऑफ P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली आफ्टर प्लेइंग द ith राउंड। तो xi क्या स्कोर है, मान लो उन्होंने 2 राउंड्स खेले, ठीक है, तो 2 राउंड्स के बाद कोई जीता होगा कोई हारा होगा, ड्रॉ भी हुआ होगा लेट अस से, तो कुछ ना कुछ स्कोर बना होगा, जो भी 2 राउंड के बाद स्कोर बना होगा उसको बोलेंगे हम x2, ठीक है। ith राउंड मीन्स i इक्वल टू 2 तो xi मीन्स x2 और ये हो जाएगा y2 मीन्स 2 राउंड्स के बाद x2 y2 स्कोर हो जाएगा। 3 राउंड्स खेले सपोज तो हो जाएगा x3 y3। समझ में आ रही है बात, ये क्या है x और y। अब पूछा गया है द करेक्ट ऑप्शन इज, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लेकिन ये मैचिंग का प्रॉब्लम है तो मैचिंग भी होनी चाहिए। तो लिस्ट 1 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2। इसका क्या मीनिंग है कि 2 राउंड्स खेलने के बाद P1 का स्कोर, ठीक है, और 2 राउंड खेलने के बाद P2 का स्कोर, ठीक है, वो कितना होगा, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऐसा हो जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल्स टू y3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन y3। तो 2 राउंड्स और 3 राउंड्स के बारे में बोला गया है। एक चीज आप और नोट करो कि जो x3 है उसके स्कोर्स ज्यादा पूछ, है ना, है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो विनिंग है वो हम P1 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो P1 की जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा कब होगा, जैसे आपने देखा होगा सैंपल स्पेस में जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो 36 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो x ग्रेटर देन y मीन्स जैसे हम लिखते हैं 1,2 1,3 1,4, तो ये तो हमारे वो केसेस है जब x लेस देन y मीन्स फर्स्ट वाला इज ग्रेटर देन सेकेंड वाला। तो वो कब होगा, जैसे वो केसेस आएंगे 2,1 या फिर 3,1 3,2 वे वाले केसेस। तो अगर आप काउंट करोगे तो वो केसेस आएंगे 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर हम लिखें, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, P1 के, तो P1 कितने बार, है ना, जीत पाएगा, वो हो जाएगा आपका 15/36। 36 टोटल केस जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे और 15 वे केसेस जब हमारा फर्स्ट वाला नंबर ज्यादा होगा उन एलिमेंट्स में और सेकंड वाला नंबर कम होगा। हमने सैंपल स्पेस भी लिखाया था, पूरा प्रॉपर एक टेबल बनाया था कंसेप्ट वीडियोस में, तो वहां पर आप काउंट भी कर सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग वो कितना होगा, वो भी 15/36 होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ कितना होगा, अब देखो ड्रॉ कब हो रहा है, जब दोनों के दोनों नंबर्स इक्वल है मींस 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, 5 5 6 6, तो ऐसे 6 आएंगे उसको बोलते हैं हम डबलेट। तो डबलेट कितने हैं 6, तो इसको लिख सकते हैं 6/36। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि इक्वल वाले तो 6 केसेस है, ठीक है, बाकी बचे 30, तो 30 में हाफ केसेस, है ना, ऐसे होंगे जिसपे x ग्रेटर देन y और हाफ केसेस मींस 15 ऐसे हो गए जहां पर x लेस देन y, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करके लिखें, ये है P1 के रेस्पेक्ट में सब कुछ, है ना, विनिंग लूजिंग ड्रॉ। तो यहां पर अगर हम 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 5/12, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 5/12,
और यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ। अब क्योंकि यहाँ पर 12 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी हम 12 ही बनाएंगे, तो ऊपर लिख सकते हैं 2, नीचे आ जाएगा 12। हालांकि ये 1/6 भी आएगा सिंप्लीफाई करके, बट इसको इतना ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमसे बोली गई है, फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो P1 का स्कोर है वो P2 से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए सेकेंड राउंड के बाद, ठीक है। तो 2 राउंड ही हमें खेलना है, क्योंकि यहाँ पर x2 y2 लिखा हुआ है, xi yi की जगह है ना, आयत राउंड। तो यहाँ पर कौन कौन से केसेस होंगे जब वो या तो है ना स्कोर ज्यादा होगा P1 का P2 से। तो देखो ऐसा हो सकता है कि दोनों बार वो जीत ही जाए, ठीक है, तब उसका स्कोर कितना होगा 5 और 5, दोनों बार 5 पॉइंट्स, तो 10 स्कोर हो जाएगा, और दूसरे वाले का P2 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा फेवरेबल है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि एक बार वो विन कर जाए और एक बार ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो विन करेगा तो 5 पॉइंट मिलेगा और ड्रॉ करेगा तो 2 पॉइंट्स मिलेगा 7, और दूसरे वाले को P2 को कितना मिलेगा 2 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले ड्रॉ हो जाए फिर विन कर जाए, ठीक है। उस केस में भी टोटल तो 7 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो इसके 2 केसेस पॉसिबल है, तो अलग अलग ऐड करने के बजाय हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और कौन से केसेस आएंगे, ये तो केसेस हो गए जब x2 ग्रेटर देन y2 होगा, लेकिन इक्वल भी कभी साइन है ना, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इक्वल कब होंगे, जब एक बार विन कर जाए और एक बार लूज कर जाए, ठीक है। तो विन करेगा तो 5 पॉइंट्स P1 को, लूज करेगा तो 5 पॉइंट्स P2 को, P1 को 0, तो 5 दोनों को हो गए, तो इक्वल पॉइंट्स हो गए, वो भी हमारा कंसिडर करेंगे। और यहां पर भी हो सकता है पहले लूज करे बाद में विन करे, तो यहां पर भी हम 2 लगा देंगे। क्लियर है इतनी बात। अब एक केस और बचता है कि दोनों ड्रॉ कर जाए, ठीक है, तो तब तो दोनों को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DD, मीन्स दोनों ड्रॉ हो गए मैच, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों मैच विन किए, दैट मीन्स फर्स्ट मैच भी विन किया 5/12 एंड सेकेंड मैच भी विन किया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा 2 into विनिंग और ड्रॉइंग, तो विनिंग है हमारा 5/12 और ड्रॉइंग कितना है 2/12, ठीक है। और नेक्स्ट है विनिंग और लूजिंग, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही है 5/12 और लास्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, वो है 2/12 इंटू 2/12, ठीक है। तो यहां से आप नीचे देख सकते हो कि सब जगह 144 है, यहां पर कितना आ जाएगा 25, यहां पर आ जाएगा आपका 20, थर्ड ब्रैकेट से आ जाएगा 50, ठीक है, और फोर्थ ब्रैकेट से आ जाएगा 4। तो यहां पर देखो कितना बना 50, 20, 70, 95, 99, तो 99/144, तो 9 से ऊपर डिवाइड 11, 9 से नीचे डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो 11/16 फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। और कौन सा मैच कर रहा है 11/16, तो फर्स्ट पार्ट में आ गया है आपका Q, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये देखा कि फर्स्ट पार्ट में Q आ गया है, तो चलिए ऑप्शंस अपने देख लेते हैं। तो आप यहां पर ध्यान से देखो Q वाला कहां पे आ रहा है, A और B पार्ट में है, दैट मीन्स C और D पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग हो गए, ठीक है। और यहां पर अगर ये Q है और हमें सेकंड वाले में तो पता है कि RR है ही, चारों में RR है, दैट मीन्स A और B हमारे अभी भी फेवरेबल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे आपको सोचना चाहिए, तो यहाँ पर देखो थर्ड में TT है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले तो एलिमिनेट हो ही गए, Q तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट जो फोर्थ है, फोर्थ में S और T है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो थर्ड है उसमें T और फोर्थ में भी T है, और जो फर्स्ट है उसमें एक में T है और एक में S है, तो दोनों में TT है। तो क्या ऐसा हो सकता है, चलिए देखते हैं जो हमारे थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर इक्वल्स टू y3 है ना, 3 राउंड्स के बाद दोनों का स्कोर सेम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो पूछी गई है। और 3 राउंड के बाद x3 का स्कोर ग्रेटर देन y3 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इतना तो यहां से फील हो रहा है कि दोनों के है ना, दोनों में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये देख के ही समझ में आ रहा है, दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ का पार्ट है ना, आंसर T तो नहीं हो सकता है, सेम प्रोबेबिलिटी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इंट्यूटिवली हम इसको भी रॉन्ग बता सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन A हमारा
करेक्ट हम लगा सकते हैं। इतने समझ में आ रही है। लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम सारे के सारे पार्ट्स भी सोल्व करेंगे। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड में जो बोला गया है, सेकंड में क्या बोला गया, x2 ग्रेटर देन y2, ठीक है। तो यहीं पर सोल्व कर देते हैं, छोटा सा है, x2 ग्रेटर देन y2। तो यहां पर ये वाले कौन से केसेस होंगे, जब x2 2 राउंड्स के बाद फर्स्ट वाले का स्कोर ज्यादा होगा देन सेकंड वाले का स्कोर। तो वो कौन से केसेस थे, वो ये वाले केसेस हैं, ठीक है। जब वो विन विन करेगा या फिर विन ड्रॉ होगा, ये वाले केसेस कौन से हैं, जब इक्वल आ जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें चाहिए ग्रेटर वाले, तो ये दोनों ब्रैकेट्स को हम सोल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 144, ये है हमारा 25, ये है हमारा 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 45/144। 9 से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये बचेगा 5 और नीचे बचेगा 16, ठीक है। तो 5/16, तो 5/16 हमारा आर ऑप्शन यहाँ पर आएगा। और देख भी पा रहे हो आप, सब जगह आर है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है थर्ड वाला, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y3, है ना। x3 इक्वल्स टू y3 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 3 राउंड के बाद उनका स्कोर इक्वल है, ये किस किस केस में हो सकता है, चलिए देखते हैं। या तो पहले वाला है ना, दोनों के पॉइंट इक्वल करने हैं, या तो ऐसा हो जाए कि विन, लूज और ड्रॉ, ठीक है। ये हो जाए काम कि भाई जब विन किया तो 5 पॉइंट मिला पहले वाले को, लूज किया तो दूसरे वाले को 5, तो 5-5 दोनों के पास, और एक ड्रॉ हो गया। ड्रॉ करने पे क्या हुआ, दोनों के पास 2-2 पॉइंट्स, तो दोनों के पास 7-7 पॉइंट्स हो गए, तो ये इक्वल वाला केस है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले लूज आ जाए, फिर विनिंग, फिर ड्रॉ, या फिर ड्रॉ पहले, है ना। तो इसके अरेंजमेंट से बनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे केस होंगे। कितने होंगे, अब तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, तो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि और कौन से केस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों ड्रॉ ही हो जाए, ठीक है। तो दोनों को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो टोटल हो जाएंगे, है ना। इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, तो दोनों स्कोर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। हमने सारे के सारे प्रोबेबिलिटी यहां पर कैलकुलेट करके रखी हुई है ना। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही ऑप्शन आएगा, है ना, थर्ड का टी पार्ट ही आएगा। तो टी पार्ट क्या है, 77/432। तो आप बेसिक कैलकुलेशन ये कर ही सकते हो, 77/432। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना है, 6, और ये फैक्टोरियल 3 क्यों हुआ ये समझ में आया। इनके अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगे, है ना, बहुत सारे केसेस बनेंगे, कितने 6 केसेस बनेंगे। और अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें बोला गया है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन y3, ठीक है। तो ऐसा कब होगा कि P1 का स्कोर ज्यादा हो देन P2, चलिए देखते हैं। ऐसा तब हो सकता है कि जब P1 तीनों के तीनों मैच जीत जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 मैच जीत जाए और 1 हो जाए ड्रॉ। क्लियर है इतनी बात। तो जब दो जीतेगा तो कितना स्कोर हो जाएगा P1 का 10, और 1 ड्रॉ हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 पॉइंट्स और मिलेंगे, और P2 का हो जाएगा 2। तो यहां पर ये हो जाएगा, लेकिन इसके भी अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितने। अब यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स सेम है, आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 3/2 होगा, तो यहां पर आएगा 3। और वैसे भी आप देख सकते हो ये एक केस है, ठीक है। तो D हमारा पहले में भी आ सकता है, DWW या फिर WDW, तो ये वाले केसेस आ जाएंगे आपके पास 3। और क्या तरीके से हो सकता है कि x3 का वैल्यू ज्यादा हो, y3 का कम हो। तो यहां पर इस तरीके से भी हो सकते हैं कि एक तो ये विन कर जाए, ठीक है, और 2 मैच ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो 2 मैच ड्रॉ होंगे तो तब क्या होगा, दोनों के पास 2-2 पॉइंट्स, और ये विन किया तो इसके पास 5 पॉइंट्स ऑलरेडी थे, तो 7 और 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे। लेकिन ये भी केस कितने होंगे, 3 होंगे, एक तो WDD, एक DWD, एक DDW। तो यहां पर भी आपके पास 3 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। और एक केस ऐसा भी होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग, ठीक है। तो 2 तो मैच जीत लिए और 1 हो गया लूजिंग, ठीक है। तो 2 जीत लिए तो तब कितना होगा, 2-2
2 बार जीता है तो 5 5 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और लूज करेगा तो दूसरे वाले को 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो 10 5 ऐसे होगा, तब भी ये हमारा सही होगा। और ये भी केस कितने बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे, है ना, 2 आइडेंटिकल है, तो ऐसा बनेगा W L W L W W, और एक तो ये है ही, तो यहाँ पर भी 3 केस आ जाएंगे। तो सभी की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आप पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि आपका जो ऑप्शन है वो S वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बोला है हमने, तो ये आ जाएगा वैल्यू 355/864। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये कैलकुलेशन है मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अदरवाइज ये करके आएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। ऐसे बस थोड़ा सा स्मार्टली भी आपको देखना है एग्जाम में कि अगर इस तरह का सिचुएशन अराइज होता है तो कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलते हैं और अपना आंसर बहुत ही जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक 2 to 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रही है तो। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला गया है 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट S equals to 1 2 3 up to 100. Let P1 be the probability that the maximum of chosen numbers is at least 81 and P2 be the probability that the minimum number of chosen numbers is at most 40. तो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट पार्ट में बताओ कि द वैल्यू ऑफ 625/4 P1 is एंड सेकेंड में द वैल्यू ऑफ 125/4 P2 is। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछ ले गए, तो ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पैराग्राफ टाइप भी बोल सकते हो, तो उसमें 2 या 3 मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से भी हो सकते हैं, जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो P1 कैलकुलेट करने वाला है वो अलग है और P2 वाला पार्ट अलग है, तो अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें देखना है कि P1 क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 to 100 नंबर्स हैं। ठीक है, उसमें से हम 3 नंबर्स को चूज करते हैं एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। तो एक नंबर निकाला, देखा और फिर उसमें रिप्लेस कर दिया। ठीक है, या फिर तो जब हम दोबारा देखेंगे तो हमारे जो सैंपल स्पेस है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, 100 नंबर्स ही रहेंगे। सेकेंड नंबर चूज किया और उस टाइम पे भी हमारे 100 ही रहेंगे। ठीक है, 1 से 100, और थर्ड टाइम में भी हमारे 1 से 100 ही रहेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारा सेम ही रहने वाला है। लेकिन बोला गया है P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर्स। तो 3 नंबर जो हमने चूज किए हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एटलीस्ट, है ना, 81 तो होना चाहिए, कम से कम 81 होना चाहिए। ऐसा हो सकता है जैसे एक आपने 10 चूज कर लिया, एक 20, और एक आपको 81 से ज़्यादा, लाइक 81 ही चूज कर लिया तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम P1 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि भाई बोला गया है कम से कम एक तो ज़्यादा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे किसके, कि जो ऑल द नंबर्स हैं, सभी के सभी नंबर्स हैं लेस देन और इक्वल टू 80। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स 80 से कम है, तो ये क्या हो गया, अनफेवरेबल केस हो गया ना। सारे के सारे नंबर्स हमारे 80 से छोटे ही है, हमें चाहिए था कम से कम एक ज्यादा। ठीक है, तो हमने 1 माइनस अनफेवरेबल माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, सारे के सारे 80 से छोटे हैं, दैट मीन्स 1 से 80 तक हमारे पास चूज करने की आज़ादी है। तो क्या करेंगे, पहला नंबर चूज करेंगे कैसे, 80C1 फेवरेबल। ठीक है, इसके लिए अब हम बात कर रहे हैं, और टोटल कितने हैं 100C1 इनटू सेकेंड नंबर चूज करेंगे 80C1 और आउट ऑफ 100C1 इनटू 80C1 आउट ऑफ 100C1। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा हमारा P1 का वैल्यू। तो 1 माइनस 80C1 कितना होगा 80, 100C1 कितना होगा 100, तो 80/100, ये भी 80/100, ये भी 80/100, तो हम लिख सकते हैं 80/100 की पावर 3। ठीक है, और 80 और 100 को हम क्या करेंगे 20 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4/5। तो 1 माइनस 4 की पावर 3 मीन्स 64, और ये आ जाएगा 125, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 61/125। ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू आई, P1 की। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 625/4 की, P1 की। ठीक है, तो 625/4 P1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 61/125 इंटू 625/4,
तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल होके, तो ये आ जाएगा 530 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो 4 7 जा 28 और ये आ जाएगा आपका 25, 4 6 जा 24, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 76.25, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, P2 का भी हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है P2 बी द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चोजन नंबर्स, जो हमने चूज किए हैं नंबर्स उसमें से जो मिनिमम है वो एट मोस्ट 40 होना चाहिए, ठीक है। 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक नंबर, ठीक है। तो जो भी हमने चूज किए हैं लाइक 3 नंबर, सपोज हमारा 10 हमने चूज कर लिया, एक कर लिया 50 और एक कर लिया 60, तो जो 10 है सबसे जो छोटा है मिनिमम वो सबसे ज्यादा 40 हो सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, उसके बाहर ही जाएंगे, है ना। तो तीनों के तीनों बाहर ले जाएंगे, वो हमारे अनफेवरेबल केस हो जाएंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 41, ठीक है। तो 41 के अगर हम बाहर होंगे तो हमारा ये वाला केस है ना अनफेवरेबल होगा, वो हमने माइनस कर दिया टोटल में से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा P2 का वैल्यू 1 माइनस, इसी तरीके से बनेगा ये भी, यहाँ पर हमारे 80 से कम या इक्वल होने चाहिए थे, तो 80 पॉसिबिलिटीज थी। यहाँ पर 41 से ज़्यादा या उसके इक्वल, तो 41 से हम 100 तक जाएंगे तो हमारे पास 60 पॉसिबिलिटीज है। तो 60 बाय 100 की पावर 3 है ना, 3 नंबर चूज करने हैं, इसी तरीके से कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 से डिवाइड करके 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 1 माइनस 3 की पावर 3 27, ये 125। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका P2 का वैल्यू, इट विल बी 98 डिवाइड बाय 125, ठीक है। अब हमें चाहिए 125/4 का वैल्यू, ठीक है। तो 125/4 P2 विल बी 98/125 इंटू, ये तो हमारा P2 का वैल्यू है, और 125/4 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल, 4 से 98 कितनी बार जाएगा, 2 से, है ना, 2 टाइम्स अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा, ऊपर बचेगा 49, अगेन 2 से करेंगे तो 24.5, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका 24.5। तो इस तरीके से आप इजीली ये वाला क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते थे, और 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपका 6 मार्क्स आई थिंक स्कोर हो जाता है अच्छे से, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड और जे एडवांस 2018 में पूछा गया। कॉम्प्रिहेंशन मींस पैराग्राफ टाइप है, तो इस पे हमारे 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है सिचुएशन। देयर आर 5 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 S4 एंड S5 इन अ म्यूजिक क्लास। फॉर देम देयर आर 5 सीट्स R1 R2 R3 R4 एंड R5। तो इस तरीके से हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी सीट्स हैं R1 R2 R3 R4 एंड R5, ठीक है। डेजिग्नेटेड सीट है कि वे वहीं पे बैठेंगे। अरेंज्ड इन अ रो वेयर इनिशियली द सीट Ri इज एलोकेटेड टू द स्टूडेंट Si, मीन्स I 1 से 5 तक वेरी कर रहा है, दैट मीन्स जो Ri मीन्स I की जगह 1 पुट करेंगे तो R1 सीट किसकी है, S1 की, R2 सीट किसकी है, S2 की। तो इस तरीके से उन्होंने अलॉटमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो फिक्स है, एक ही तरीका है, सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, ठीक है। बट ऑन द एग्जामिनेशन डे द 5 स्टूडेंट्स आर रेंडमली अलॉटेड द 5 सीट्स। तो एग्जामिनेशन डे वाले आपको पता ही है क्या होता है कि सभी को कहीं पर भी बैठा दिया जाता है ताकि चीटिंग वगैरह ना हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि उनको रैंडमली अलॉट किया गया है, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉम्प्रिहेंशन, किस तरीके से रैंडमली अलॉट किया गया है वो हमें क्वेश्चंस में बोला गया, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द एग्जामिनेशन डे द सीट S1 गेट्स द प्रीवियसली अलॉटेड सीट R1, ठीक है। तो यहां पर भी बना लेते हैं जल्दी से, S1 S2 S3 S4 और S5, ठीक है। और सीट कौन कौन सी है, R1 R2 R3 R4 और R5, ठीक है। तो ये हमारी 5 सीट्स है, 5 स्टूडेंट्स है। तो एग्जामिनेशन डे वाले दिन क्या बोला गया है कि जो S1 है उसको जो प्रीवियसली अलॉटेड थी R1 उसी पे वो बैठा है, ठीक है। एंड नन, कोई भी नहीं, नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स गेट्स द सीट प्रीवियसली अलॉटेड टू हिम और हर, ठीक है।
तो जो S2, S3, S4, S5 को जो अलॉटेड थी उनमें से कोई भी स्टूडेंट को अपनी अलॉटेड सीट नहीं मिलती है, ठीक है। तो सभी को अपनी सीट के अलावा कहीं और बैठना है, कहीं पर भी बैठे बट अपनी सीट पे ना बैठे, ठीक है। तो ये वैसा ही केस हो गया जैसे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिरेंजमेंट का कंसेप्ट सीखा था, जहां पर हमारे पास लेटर्स होते थे और एनवलप होते थे, ठीक है। तो लेटर अपने रो सही एनवलप में ना जाए, ठीक है, किसी में भी जाए बट अपने में ना जाए, बस सभी के सभी रोंगली अरेंज होने चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डिरेंजमेंट, है ना। तो यहां पर हमें डिरेंजमेंट ही करने की जरूरत है। तो ये तो पता है कि जो S1 है वो R1 में जाएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम में। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो रोंग सीट पे जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, डिरेंजमेंट करेंगे। कितनी सीट्स है, 4 सीट्स है ना। ऐसे मानो कि ये 4 एनवलप है और 4 लेटर है, ठीक है। तो 4 लेटर 4 रोंग एनवलप में जाए, दैट मीन्स D4 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है वो चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जाके देखो, वहां पर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया डिरेंजमेंट का मतलब और किस तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। क्योंकि हमें 4 कैलकुलेट करना है ना D4, तो हम फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 4 तक ही जाएंगे। अगर D5 करना होता तो माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 5। तो इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 और ये भी 1, तो ये कैंसिल। यहाँ से बचेगा, ये है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। और अगर इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय फैक्टोरियल 2 से होगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 4, तो 1 है ना, मैंने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 इंटू 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू 9। और वैसे भी हमने वहाँ पर टेबल बताई थी और बोला था कि जो छोटी छोटी वैल्यूज है लाइक D4, D5, D6, ये सब आपको याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में टाइम बच सके। तो डायरेक्टली बताया था कि D4 का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। सोल्व करके ही आता है, लेकिन वो सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किस तरह का भी केस हो लेकिन हमें D4 ही कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर एनवेलप और लेटर्स होते तब भी हम D4 ही कैलकुलेट कर रहे होते, तो कैलकुलेशन सेम ही रहती है। इसलिए जो बेसिक कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अच्छा, यहाँ पर कितने वेज में हो सकता है, 9 वेज में। लेकिन जो ओरिजिनल था कि हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है ना, सीट 5 है और यहाँ पर स्टूडेंट भी 5 है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है हमें प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सिर्फ नंबर ऑफ वेज नहीं करने हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो फेवरेबल तो ये आ गए कि एक भी अपनी सीट पे नहीं बैठे, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है कि जो S1 है वो सारे के सारी सीट पे बैठ सकता है ना, टोटल फेवरेबल जो पॉसिबल है, तो सारे के सारे में बैठ सकता है, मीन्स 5 वेज में बैठ सकता है। जो S2 है, अब कोई एक जगह बैठ गया S1 सपोज R3 पे, तो S2 के लिए बची 4 सीट, ठीक है, तो 4 वेज में बैठ सकता है। S3 के लिए 2 सीट्स फिल हो चुकी है S1 और S2 से, तो वो अब कितने में बैठ सकता है, 3 वेज में। तो इसी तरीके 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 5, 1 बाई 20, तो 3 से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 40, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ वो डिरेंज हो सकते हैं, मीन्स अपनी सही सीट पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो 3/40 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है फॉर I इक्वल्स टू 1 2 3 4 लेट TI डिनोट द इवेंट that the student SI and SI plus 1 do not sit adjacent to each other, ठीक है, on the day of the examination, then the probability of the event T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या बोला गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है इस इवेंट की, और कंडीशन क्या दी हुई है कि जो T1 है वो उस इवेंट को डिनोट कर रहा है SI और SI plus 1 do not sit, है ना, एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे अगर 1 की जगह हम, है ना, I की जगह 1 पुट कर दे, दैट मीन्स T1। तो T1 इवेंट क्या हुआ,
T1 इवेंट हुआ, I की जगह यहाँ पर भी पुट करेंगे दैट S1 एंड I+1 मीन्स S2 डोंट सिट, है ना, एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं टुगेदर। मतलब T1 इवेंट है कि S1 और S2 एक साथ नहीं बैठेंगे। क्लियर हो रही है बात? अब जो I की जगह 2 पुट करेंगे तो दैट मीन्स T2 इवेंट क्या हुआ, दैट S2 एंड, है ना, I की जगह 2 और I+1 मीन्स S3 डोंट सिट टुगेदर। T3 इवेंट क्या हुआ और T4 इवेंट क्या हुआ? T3 इवेंट हुआ कि S3 एंड S4 साथ में नहीं बैठ रहे, और ये हुआ आपका S4 एंड S5 डोंट सिट टुगेदर। ठीक है, ये हमारा हुआ इवेंट का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन में गिवन है। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? इन सभी के इंटरसेक्शन की। मींस सारे के सारे एक साथ होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, तो टोटल वेज तो वही है फेवरेबल, कितना? फैक्टोरियल 5, तो 5 सीट है और 5 ही हमारे पास स्टूडेंट है। लेकिन यहां पर इसका फेवरेबल वैल्यू कितने नंबर ऑफ वेज में ऐसा हो सकता है, उसका हमें कैलकुलेशन करना होगा कि S1 S2 एक साथ ना बैठे, S2 S3 एक साथ ना बैठे, S3 S4 S5 एक साथ ना बैठे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अगर सपोज हमने R1 पे हमने S1 को बैठा दिया लेटर से, ठीक है, तो S1 के साथ अब कौन नहीं बैठ सकता है? S2 तो नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो कौन कौन बैठ सकता है उसको देखते हैं। S3 S4 S5 बैठ सकता है, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा S3, S4 भी बैठ सकता है और S5 भी बैठ सकता है। अब देखते हैं कि S3 के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन बैठ सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है S3 के साथ S2 और S4 नहीं बैठेंगे, तो S3 के पास है S1 और S5 की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब क्योंकि S1 ऑलरेडी बैठा हुआ है पहले, तो यहां पर सिर्फ S5 बैठ सकता है इसके साथ, है ना। 2 और 4 तो वैसे भी नहीं बैठेंगे। S4 के साथ कौन बैठ सकता है? 3 और 5 नहीं बैठेंगे, 2 और 1 बैठ सकते हैं, और 1 ऑलरेडी बैठा हुआ तो यहाँ पर 2 बैठ सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब S5 के साथ S4 तो नहीं बैठेगा, तो S3 S2 S1, अब S1 ऑलरेडी बैठा हुआ है तो यहाँ पर S2 और S3 बैठ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। S1 S3 S2 S5 बैठ चुका है, तो कौन कौन बचे? S2 और S4। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि S5 के साथ S4 तो नहीं बैठेगा, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ S2 ही बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि और बाकी बैठ चुके हैं। और आगे क्या बचा? आगे बचा यहाँ पर S4। ठीक है, तो यहाँ पर S4 बैठ सकता है क्योंकि S2 के साथ S3 और S1 नहीं बैठेंगे, S4 को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया है। ठीक है, सारे केसेस को कंसिडर करके, तो थोड़ा मेहनत का काम है बट इसको करके देखते ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम S1 S4 S2 हो चुका है। अब S2 के साथ कौन कौन बैठाना है? यहाँ पर S3 बैठाना है और S5 बैठाना है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि S2 के साथ S3 तो नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर हम S5 को बैठा देते हैं। अब कितना कौन सा बचा? S3 बचा। अब S5 के साथ S3 बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ S4 की प्रॉब्लम है, तो S3 को भी बैठा देते हैं। तो ये हमारे पास 2 वेज हो गए। ठीक है, अब इनको भी कंसिडर करते हैं। तो S1 S5 S2 ऑलरेडी बैठ चुके हैं, इस वाले पाथ से अगर हम जाए तो बचा है S3 और S4। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि S2 के साथ S3 तो नहीं बैठेगा बट S4 बैठ सकता है। ठीक है, चलो S4 को बैठा देते हैं। अब बचा हमारे पास S3। ठीक है, S3 को बैठाना है, लेकिन हमें पता है कि S4 और S3 एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पर S3 को बैठाएंगे, तो इसीलिए ये वाला पाथ हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, सिमिलरली S1 S5 S3 कौन कौन बचा? S2 और S4। अब हमें पता है कि जो S3 है उसके साथ ना तो S2 बैठ सकता है ना ही S4 बैठ सकते, तो आगे यहाँ पर हम कुछ भी अरेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। तो S1 से स्टार्ट होने वाले कितने वेज मिले हमें? 2। ठीक है, इसी तरीके से आपको S2 से स्टार्ट करने वाले है ना अरेंजमेंट बनाने होंगे, फिर S3 से स्टार्ट होने वाले, S4 से स्टार्ट होने वाले और S5 से स्टार्ट होने वाले। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप ये वाला प्रॉब्लम वहाँ पे ट्राई भी करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। अगर आप स्पीडीली कर पा रहे, कॉन्फिडेंस है तो करो, अदरवाइज जैसे 2 क्वेश्चन है तो ये वाला तो बहुत ईजिली हो सकता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसीलिए डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ
S2 के अरेंजमेंट्स, S2 से जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास बनेंगे 3 अरेंजमेंट्स, S3 से जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास बनेंगे 4 अरेंजमेंट, और S4 से जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास अगेन 3 अरेंजमेंट्स, और S5 से जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास बनेंगे 2 अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये टोटल कितने अरेंजमेंट्स आ गए, कितने वेज में आप उनको बैठा सकते हैं ताकि ये वाले सारे के सारे इवेंट्स कंसिडर कर सको। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस आई विल रिकमेंड कि आप इनको लिख कर देखें और चेक करें कि इतना ही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो टोटल वेज कितना हो गया यहाँ से 2 3 5 4 9 3 12 और 14। ठीक है, तो 14 अरेंजमेंट्स टोटल है और अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 14 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 14 अपॉन 120। ठीक है, फैक्टोरियल 5 इज 120, तो यहाँ पर आपके पास ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 60। ठीक है, तो 7/60 प्रोबेबिलिटी होगी, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और देखो कि आप कितना अच्छे से सोच पा रहे हो। ठीक है, आज हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस और पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लर्न हाउ पे बने रहिए क्योंकि लर्न हाउ पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।